आज इस युद्ध का 26वां दिन है, लेकिन हालात जस के तस, आगे क्या होगा ये किसी को पता नहीं। इन सब के बीच दो गुटों में बढ़ती हुई दुनिया दिखाई दे रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। जेड तरार, स्पोक्स पर्सन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिबाज भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। रामेश्वर सिंह जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मॉस्को से इस वक्त जुड़ रहे हैं। और प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्ट्रैटेजिक अफेयर एक्सपर्ट। इन सबसे चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले सीधे कीव का रुख करेंगे। राजेश पवार हमारे संवाददाता सीधे कीव से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अभी के हालात क्या हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह बयान कि वो बातचीत को तैयार है रूस के राष्ट्रपति पुतिन से, लेकिन अगर बातचीत असफल होती है तो फिर इसका परिणाम तीसरे विश्व युद्ध के रूप में सामने आ सकता है। उनके इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए चित्रा, अगर आप किसी को धमकी देते हैं और फिर बातचीत की बात करते हैं तो आपका मतलब बातचीत का है ही नहीं, ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि जेलेंस्की इस वक्त इंतजार कर रहे हैं जो ब्रुसेल्स में मीट होनी है नेटो देशों की, जिसको बाइडेन खुद अटेंड करेंगे, कि उसका आउटकम क्या होता है। इसलिए वो दोनों तरफ की बात इस वक्त कर रहे हैं। अगर नेटो देश और अमेरिका कुछ ऐसे प्लान के साथ सामने आते हैं जिसमें यूक्रेन को और मदद दी जा सकती है, या किसी तरह से बूट्स ऑन ग्राउंड में भी, चाहे वो पीस कीपर के तौर पे हो, अगर वो इसके लिए कुछ बातचीत करते हैं या किसी बड़े सैनिक साजो सामान देने का ऐलान करते हैं, तो जेलेंस्की का रुख हार्ड हो जाएगा और सख्त हो जाएगा। और अगर उन्हें जो कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वो बहुत देर से नेटो से और अमेरिका से गुजारिश कर रहे हैं, अगर ये चीजें नहीं मिल पाती हैं उनको, तो उनका रुख जो है वो नरम पड़ जाएगा। तो वो दोनों कभी नरम और कभी गर्म की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि नेटो और अमेरिका जो मीटिंग ब्रुसेल्स में होने वाली है उसमें क्या डिसाइड करते हैं, उसके अनुसार वो फिर अपनी आगे की रणनीति को बढ़ाएंगे। चित्रा, विश्व युद्ध की ये जो धमकी दी जा रही है राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से, इसके मतलब क्या निकाले जाएं? क्योंकि एक तरफ, जैसा कि राजेश आपने भी इस बात का जिक्र किया कि युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, मौजूदा स्थिति कुछ भी कहना नामुमकिन है, क्योंकि जैसे युद्ध की शुरुआत हुई थी आज 26वें दिन भी तबाही के साथ वो वहीं पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी दूसरा देश अगर दोनों की बातचीत में आता है तो रूस को यह नामंजूर होगा, पहले ही राष्ट्रपति पुतिन की ओर से साफ साफ कहा गया है। लेकिन अगर आप बातचीत के लिए ऑफर करते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप धमकी भी देते हैं, तो बात कैसे बनेगी? राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बात को समझना आखिर क्यों नहीं चाहते हैं? राजेश, देखिए, अभी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मिलिट्री तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे, और जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्रेसिडेंट जेलेंस्की की, उसके तौर पे अगर प्रेसिडेंट जेलेंस्की कहीं कमजोर नजर आते हैं या एकदम जो मेन डिमांड है रशिया की उनको डायरेक्टली मान लेते हैं, तो उनकी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो लोग हैं यूक्रेन के, बहुत से लोग उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की इस चीज को समझते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी बोलना, किसी भी तरह का एक समझौते का डायरेक्ट सिग्नल देना अपने लिए आत्मघाती हो सकता है। तो वो जो भी चीज बोलेंगे बड़ी सोच समझ के बोलेंगे और उन्हें धीरे धीरे किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। और यही कारण है कि जो 4 राउंड बातचीत के हुए हैं और जो डेली बातचीत हो रही है उसमें वो बहुत कौशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये जरूर बोला है कि मैं नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे हम, लेकिन ये उनका अपना बयान नहीं है। नेटो साफ इंकार कर चुका है कि इस वक्त हम किसी भी हालत में यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं कर सकते। उसके बाद जेलेंस्की का ये बोलना कि हम शामिल नहीं होना चाहते, अपने आप में कोई मायने नहीं रखता है। तो जो भी कुछ अभी जेलेंस्की बोल रहे हैं, हाँ। वो अपनी फौज का मोराल को ध्यान रखते हुए बोल रहे हैं और आगे की रणनीति कैसे बनाई जाएगी, दोनों ऑप्शंस खोलते हुए वो ये बयान दे रहे हैं। चित्रा, बार बार कीव को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। कीव पर कब्जा करने के बजाय यूक्रेन के बाकी शहरों में तबाही बहुत ज्यादा भयानक तौर पर रूस की ओर से पैदा की जा रही है, जबकि वो जिस तरह का संपन्न देश है आसानी से कीव पर कब्जा कर सकता है। लेकिन अब तक ये जो स्ट्रैटेजी रूस की बनी हुई है, आज 26वें दिन भी ये क्या कहती है? राजेश, देखिए, रूस की स्ट्रेटेजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है। आम कन्वेंशनल सोच के लोगों के लिए, कन्वेंशनल जो वॉरफेयर में लोग इन्वॉल्व रहते हैं, वो ये स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाएंगे। रूस की स्ट्रेटेजी रही है कि जितना ज्यादा भूभाग वो कब्जे में कर सकते हैं, खासकर पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन में, उतना वो कब्जा कर रहे हैं। शहरों को घेर रहे हैं लेकिन शहरों में घुस नहीं रहे। उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण है कि जब वो शहरों में घुसेंगे तो उनकी अपनी कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होंगी। दूसरा, जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, जो कोलेटरल डैमेज है, वो बहुत ज्यादा होगा जब वो शहरों के अंदर घुसेंगे। और यूक्रेन इस रणनीति को समझ रहा है और यही कारण है कि रूसी फौजों को नॉर्मल भूभाग में, कंट्री साइड में इतना रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। यूक्रेनियन फौजें हैं वो शहरों के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हो गई हैं अभी, और यही कारण है हम देख रहे हैं कि सिविलियन इलाकों में हमला तेज हो रहा है
क्योंकि रूस का मानना है कि जो ये फौजी है और ये मिलिशिया है, ये सिविलियन एरियाज में रह रही है और वहां छुपी हुई है। और यही कारण है, हम देख रहे हैं कि सिविलियन इलाके में, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले कुछ दिनों में हमला काफी ज्यादा बढ़ गया है।